Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Majoritarianism in Sri Lanka of class 10th civics chapter number 1. So in the last video we started this chapter and उसमें हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा एंड जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं और भाषा के बेसिस पर हमने पॉपुलेशन का डिवीजन देखा था। इसी तरीके से श्रीलंका में भी हमने भाषा के बेसिस पर डिवीजन देखा और उसमें हमने देखा कि सिनहलीज भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। बट अब हमें ये देखना है कि जो भाषा है उनके बेसिस पे किस तरीके से लोगों के बीच में झड़प होती है, किस तरीके से पावर के लिए लोग लड़ते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभर के आया था। जैसे हम जो इंडिया है वो 1947 में आजाद हुआ, इसी तरीके से श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो सिन्हला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट बनाई क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो सिन्हलीज आए थे, जो गवर्नमेंट सिन्हाला कम्युनिटी ने बनाई थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आई थी, मतलब इलेक्शंस के थ्रू ही सिन्हलीज कम्युनिटी पावर में आई थी। बट जैसे ही सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने काफी सारे मेजर्स एक तरीके से अडॉप्ट किए जो कि मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं। मेजोरिटेरियन मेजर्स थे। ये जो मेजोरिटेरियन मेजर्स हैं वो किस लिए लाए गए? टू स्टैब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। तो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा बनाने के लिए जो ये गवर्नमेंट है उसने मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है, ये जो वर्ड है वो मेजोरिटी से मिलकर बना है। मेजोरिटी मतलब वो लोग जो संख्या में ज्यादा हैं। तो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो संख्या में ज्यादा है, वो ये मानते हैं कि कंट्री को चलाने का हक मेजोरिटी कम्युनिटी का है। जिस भी तरीके से मेजोरिटी कम्युनिटी कंट्री को चलाना चाहती है वो चला सकती है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी हैं उनकी इच्छाओं को कुचल के भी अगर मेजोरिटी कम्युनिटी काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट है मेजोरिटेरियनिज्म का। अगर हम इसको श्रीलंका के कॉन्सेप्ट से जोड़ें, जो श्रीलंका की स्टोरी है उससे जोड़ें, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया? जो सिन्हला कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, वो संख्या में ज्यादा है। हमने देखा था 74% ऑफ द पीपल इन श्रीलंका आर सिन्हलीज स्पीकिंग कम्युनिटी। तो सिन्हला जो है वो एक तरीके से मेजोरिटी में है। तो मेजोरिटेरियनिज्म के हिसाब से क्या हो गया कि जो सिन्हलीज हैं वो ये मानते हैं कि हमारा अधिकार है श्रीलंका को चलाने का। हमें फर्क नहीं पड़ता कि तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं, उनकी क्या डिमांड है। वी वुड नॉट केयर अबाउट देयर नीड्स एंड देयर ओपिनियन। वी विल रन द कंट्री ऑन आवर ओन कंडीशंस एंड इन आवर ओन वे। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या हो गया? सिन्हला कम्युनिटी अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहती थी और जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके बारे में वो ध्यान नहीं रख रही थी। तो इसी तरीके से मतलब ये चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, मेजोरिटेरियनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए सिन्हला कम्युनिटी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है, अभी श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है उसमें कौन लोग हैं? सिन्हला कम्युनिटी के लोग हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हम देश में सिन्हलीज की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दें। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। तो 1956 में क्या हुआ? एक एक्ट पास किया गया जिसके हिसाब से सिन्हला जो है उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब श्रीलंका की अकेली एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सिन्हला, और तमिल को पूरे तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें ऑफिशियल काम होंगे, जिसमें एक तरीके से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगी, गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे वो सिन्हलीज भाषा में ही होंगे।
बट जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी काफी अच्छी परसेंटेज है। अब आप एक तरह से ऐसे बोल दो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ सिन्हलीज भाषा ही चलेगी गवर्नमेंट के कामों में, तो इसका मतलब आप तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो। अब अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में हजारों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, और हमारे देश में कोई ऐसी अकेली नेशनल लैंग्वेज टाइप नहीं है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भी काफी सारी हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आसामीज, तमिल, ये सारी भाषाओं में हम काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स डाल सकती है, हर स्टेट अपने हिसाब से अपनी भाषा को चूज कर सकती है। तो इस तरीके से हमने हमारे देश में मैक्सिमम बोलने वाली भाषाओं को दर्जा दिया गया है। बट श्रीलंका में अभी क्या हो रहा था, जब 1956 का एक्ट आया तो सिन्हलीज भाषा को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करने लग गई, मतलब कि वो सिन्हलाज जो एप्लीकेंट्स थे, सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लोगों को वो फेवर करती थी। मतलब कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन आई है, किसी बच्चे ने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, तो अगर वो बच्चा सिन्हलीज भाषा बोलता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले उसे एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई एप्लीकेंट सिन्हलीज भाषा बोलने वाला है तो उसको पहले जॉब दी जाएगी बजाय उसके जो पर्सन तमिल बोलता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाने लग गई। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मतलब जो कि सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस मिल रही थी कि भाई सबसे पहला दर्जा हम सिन्हलीज भाषा वाले लोगों को देंगे, उन्हीं को सारी अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले देंगे, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो फिर हम तमिल लोगों को देखेंगे। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया और उसमें क्या लिखा गया कि स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और बुद्धिज्म का एक तरीके से प्रचार करेगी, बुद्धिज्म को बढ़ावा देगी। मतलब कि एक तरीके से जो श्रीलंका है उसने अपना एक नेशनल धर्म बना लिया कि बुद्धिज्म है, हम बुद्धिस्ट स्टेट है, जबकि श्रीलंका में हिंदू और मुस्लिम लोग भी थे। अब ऐसे में अगर आप बुद्धिज्म को स्टेट का धर्म बना देते हो कि भाई जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को मतलब एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको फॉस्टर करेगी, इसका मतलब कि आप बुद्धिज्म को बड़ा दर्जा दे रहे हो, ऊंचा दर्जा दे रहे हो दूसरे धर्मों के मुकाबले। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब जैसे जैसे इस तरीके के स्टेप्स गवर्नमेंट उठाते जा रही थी जिससे कि सिन्हलीज को प्रेफरेंस मिल रही थी, उनको बड़ा दर्जा मिल रहा था और तमिल लोगों को एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा था, तो धीरे धीरे करके जो तमिल लोग हैं उनको एलियनेशन फील होने लगी। एलियनेशन का मतलब है अलग फील होने लग गया, अकेला कटा हुआ फील होने लग गया कि हम शायद श्रीलंका का पार्ट है ही नहीं, हमें तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा, हमारी तो कहीं वैल्यू ही नहीं की जा रही। तो श्रीलंकन तमिल्स के बीच में इस तरीके से एलियनेशन की भावना आने लग गई। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तो अब श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगने लग गया कि जितनी भी ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स उनको चला रहे हैं, उन लोगों को श्रीलंकन तमिल्स, उनकी भाषा, उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतलब श्रीलंका में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या थी, वो सिन्हलीज भाषा बोलने वाली थी और वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे लोग। अब जब बड़ी पार्टी में बैठे लोग ही ऐसे हैं जो कि सिन्हलीज को ही प्रेफर कर रहे हैं, उन्हीं को एक तरीके से फेवर कर रहे हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स को ये लगने लग गया कि ये जो मेजॉरिटी पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट में बैठी हैं, इनको तमिल से कोई लेना देना नहीं है, इनको तमिल भाषा से और तमिल के कल्चर से, श्रीलंकन तमिल के कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, वो इसको कुछ भी नहीं समझते। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. तो श्रीलंकन तमिल्स को ये फील होने लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का प्लस जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें श्रीलंकन तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही हैं। तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जॉब्स नहीं दी जा रही, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही और श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। सारी प्रेफरेंस, सारा जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ सिन्हलीज के ऊपर है।
As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. और इस सब की वजह से सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लोगों के बीच एंड तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में मुठभेड़ होने लग गई। आपसी मत जो है उनके नहीं मिले। एक तरीके से अब तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को सिन्हलीज पे गुस्सा आने लगा था। वो उनको अपना सा नहीं मान रहे थे और सिन्हलीज के अंदर ये था कि भाई हम तो मेजोरिटी हैं, ये तमिल वाले माइनॉरिटी हैं। तो दोनों ही कम्युनिटीज में टेंशंस क्रिएट होने लग गई धीरे धीरे करके। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job. तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, पार्टीज जो है बनाई अपनी, ऐसी पार्टीज बनाई जो कि श्रीलंकन तमिल्स को रिप्रेजेंट करें। तो मतलब ये भी अब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लग गए। इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने एक तरीके से लड़ाई लड़ी, विरोध किया कि आप किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिन्हलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हो, तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए एंड रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मतलब जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं और वो जो रीजन्स हैं जहाँ पे तमिल कम्युनिटी रहती है, वहां पे तमिल्स अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, अपने भाषा में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ये रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जिस रीजन में तमिल लोग रह रहे हैं वहां पे वो अपने हिसाब से काम कर सकें। जॉब्स एंड एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिन्हलीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, उनको फेवर कर रहे हो। तो मेरिट के बेसिस पे चीजें होनी चाहिए, जिसके ज्यादा मार्क्स हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट है, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको जॉब मिलनी चाहिए। ये चीज मैटर नहीं करनी चाहिए कि वो कौन सी भाषा बोलता है। तो इस चीज के लिए श्रीलंकन तमिल्स ने डिमांड की। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। बट सिन्हलीज मतलब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो तमिल लोग हैं, जो उनकी डिमांड थी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिले, वो अपनी भाषा, जो भी वो भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा जो बोलते हैं, वो उसे अपने हिसाब से यूज कर सकें, उस पर डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकें। ये जो ऑटोनॉमी की बात थी कि प्रोविंसेस को, ऐसी प्रोविंसेस जहाँ पे तमिल लोग रह रहे हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, उनको जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब कि खुद से ऑपरेट कर सकें, किसी और का कंट्रोल ना हो, एक तरीके से अपना काम खुद अपने हिसाब से कर सकें। तो ये जो ऑटोनॉमी है, इसकी डिमांड डिनाई की जा रही थी, बार बार लगातार डिनाई करी जा रही थी। मतलब जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बैठी है, जो गवर्नमेंट है श्रीलंकन गवर्नमेंट, वो बार बार इस चीज को मना कर रही थी कि नहीं, हम तमिल बोलने वाली स्टेट्स को कोई भी ऑटोनॉमी नहीं देंगे। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of the Sri Lanka. So अभी तक स्टेट्स नहीं बनी थी, अभी तक सिर्फ रीजन्स थे। तो मैं यूं कह सकती हूँ कि जो श्रीलंकन तमिल्स जो डिमांड कर रहे थे कि तमिल भाषा बोलने वाले रीजन्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उसको बार बार डिनाई किया जा रहा था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1980s तक बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि डिमांड कर रही थी कि एक तमिल एलम होना चाहिए। मतलब कि नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स में, श्रीलंका के नॉर्थ वाले पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में अलग से स्टेट्स बननी चाहिए तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. अब दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट था, आपसी सहमति नहीं थी, लोग जो हैं उनको विश्वास नहीं था एक दूसरे पे, और कोई भी ऐसा कॉमन ग्राउंड नहीं था जहां पे दोनों आके खड़े हो सके। तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा दोनों ही कम्युनिटीज में चल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और जल्दी ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट है तमिल वर्सेस सिन्हलीज का, ये एक सिविल वॉर में तब्दील हो गया। सिविल वॉर क्या होती है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। सिविल वॉर आप यूं समझ सकते हो, जब देश के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स में वॉर हो रही हो। जब हम वैसे नॉर्मली वॉर की बात करते हैं तो वो दो कंट्रीज के बीच में होती है कि कंट्री ए वर्सेस कंट्री बी, राइट। बट जब हम सिविल वॉर की बात करते हैं तो किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर नहीं हो रही, बल्कि कंट्री के अंदर ही अलग अलग गुटों में लड़ाइयां छिड़ गई हैं और सिचुएशन इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉर हो रही हो। तो सिविल वॉर मतलब जब देश के अंदर ही अलग अलग गुट बहुत बड़े लेवल पे लड़ने लग जाएं। तो ये जो सिन्हलीज वर्सेस तमिल का जो झगड़ा है वो बहुत इंटेंस हो गया और सिविल वॉर कंडीशन आ गई श्रीलंका में।
एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इस सिविल वॉर की वजह से, इस पूरे वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हजारों लोग दोनों ही कम्युनिटी के वो मारे गए। सिनहलीज कम्युनिटी के भी लोगों जो हैं वो मरे, और तमिल बोलने वाले लोग जो हैं उनकी भी डेथ हुई। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। बहुत सारी फैमिलीज को देश को छोड़ के जाना पड़ा, किसी दूसरे देश में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, कि आप किसी और की शरण ले रहे हो, किसी और की शरण में जा रहे हो। तो बहुत सारी फैमिलीज को श्रीलंका छोड़ के किसी दूसरे देश जाना पड़ा और रेफ्यूजीज की तरह रहना पड़ा। बहुत सारे लोग जो हैं श्रीलंका में, उन्होंने अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका खो दी। आजीविका मतलब जो आप रोजी रोटी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, कोई मछली पकड़ रहा है, ये क्या है? ये आजीविका है, ये लाइवलीहुड है कि आपके रोजी रोटी कमाने का क्या जरिया है। तो बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो छिन गई। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009। तो जो सिविल वॉर है इसकी वजह से श्रीलंका में बहुत बुरी हालत हुई। पूरा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ जो है श्रीलंका की वो पीछे आ गई। मतलब कि सोशल ऑर्डर खराब हो गया, जो कम्युनिटीज थी श्रीलंका में वो लड़ रही हैं। कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था, कल्चर एक तरीके से बहुत बेकार हो रहा था। कोई भी एक दूसरे को देख के राजी नहीं था, खुश नहीं था। तमिल्स जो हैं वो सिनहलीज को नहीं देखना चाहते थे, सिनहलीज तमिल्स पे गुस्सा थे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो अनरेस्ट था। इकोनॉमिक लाइफ बेकार हो गई, रोजी रोटी छिन गई, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इस पूरे सीन में क्या हुआ कि आर्थिक तौर पे भी श्रीलंका बहुत पीछे चला गया। और ये सारी जो सिचुएशन है फिर 2009 में जाके खत्म हुई। ये जो सिविल वॉर है वो 2009 में जाके खत्म हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था ना कि नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। तो श्रीलंका का हमने एग्जांपल देखा कि भाई ठीक है, श्रीलंका में डिफरेंसेस हैं, भाषा अलग अलग भाषा बोली जाती है, सिनहलीज बोली जाती है और तमिल बोली जाती है, एंड परसेंटेज काफी अलग है। सिनहलीज भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग इतने नहीं हैं। तो इस सबसे हुआ क्या? तो वो जो हुआ क्या, ये चीज हमने इस सेक्शन में देखी कि भाई भाषा में जो डिफरेंसेस उसकी वजह से क्या क्या हो गया। पूरा जो देश है वो तबाह हो गया, सिविल वॉर छिड़ गई, हजारों लोगों की डेथ हो गई, रोजी रोटियां छिन गई, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, अनरेस्ट हो गया पूरे देश में। तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस हैं वो अनरेस्ट को जन्म दे रहे थे। और हो क्या रहा था, पावर शेयरिंग के ऊपर ये झगड़ा था। हमारा चैप्टर ही क्या है? पावर शेयरिंग। जो सिनहलीज हैं वो चाहते थे पावर उनके हाथ में रहे। दे वांटेड टू कंसोलिडेट द पावर। वो ये चाहते थे कि पावर उन्हीं के हाथ में रहे, सिनहलीज के हाथ में रहे, और वो तमिल लोगों को दबा सके। बट तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी ये चाहते थे कि भाई हम पे कोई और क्यों दबाव डालेगा, हमें भी अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम भी देश के गवर्नमेंट चलाने में योगदान देना चाहते हैं, हम भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में हम भी रह रहे हैं। तो जो तमिल लोग हैं वो अपने लिए पावर शेयरिंग की डिमांड कर रहे थे कि तुम्हारे सिनहलीज के पास पावर है तो थोड़ी पावर हमें भी दो, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, हम अपनी कम्युनिटी के लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें हम योगदान दे सके। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग को लेकर ये झगड़ा था, राइट। दोनों ही जो कम्युनिटीज हैं वो पावर पे क्लेम कर रही थी। सिनहलीज कह रहे थे कि नहीं मैं पावर को होल्ड करूंगा, और तमिल कह रहे थे कि नहीं पावर मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये था श्रीलंका में झगड़ा, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन में हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे कि बेल्जियम में जो फ्रेंच, डच, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनके बीच में किस तरीके से झगड़ा हुआ और इस झगड़े की वजह से बेल्जियम में क्या हुआ।